जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर आपके अपने नवदीप सर के साथ। और चलिए आज के इस सेशन को हम लोग समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की थी, अभी तक की हमारी चर्चा रही है कुल मिलाकर के हमारे हिमालय पर्वतों के ऊपर। हम लोगों ने शिवालिक तक समझा था, लेकिन शिवालिक के समझने के बाद अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना है और शिवालिक के समझने के बाद हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी चलना है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उत्तर पूर्व का भारत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, उत्तर पूर्व के भारत के महत्व को समझते हुए अब हम लोग इस बार चर्चा करने वाले हैं उन राज्यों की जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य हैं जो कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। उत्तर पूर्व का मतलब समझ रहे हो आप? भारत का ये पूर्व डायरेक्शन, और इसको नॉर्थ ईस्ट इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि हमारे भारत के अगर आप दिशा देखोगे तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये पूरी की पूरी दिशा को हम लोग नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं। तो इसे उत्तर पूर्व कह जरूर देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये पूरा पूरा उत्तर पूर्व ही है। कायदे से कहा जाए तो ये हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये हमारे पूर्व के राज्य हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। थ्योरी बेहद जरूरी है, थ्योरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो दोस्तों, अगर आप मेघालय की बात करो, आपको राज्यों को सबसे पहले कंफर्म करना होगा। ये देखिए, ये असम राज्य है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी के पास में एक छोटा सा शहर है, जैसे दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, वैसे ही गुवाहाटी के बगल वाला एरिया दिसपुर है। अहमदाबाद के बगल में गांधीनगर है जो गुजरात की राजधानी है। पंजाब में चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है, उसके बगल में मोहाली है, वैसे ही है ये, याद रखिएगा। और देखिए दूसरी बात, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नीचे की तरफ देखिए नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है, आप सभी लोग जानते हैं। फिर और नीचे मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल, और फिर उसके बाद नीचे है मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल, त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला, और मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है। ये सभी आप लोग जानते हैं। वैसे तो हम चूंकि चर्चा कहां की कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट हिमालय की। और दोस्तों, जब भी आपके सामने ये शब्द लिखा आएगा ना उत्तर पूर्व हिमालय, आप उत्तर पूर्व हिमालय को पूर्वांचल ही कहेंगे। तो उत्तर पूर्व हिमालय को क्या कहा जाता है? याद रखिए, उत्तर पूर्व हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियां, या इन्हें आप आराम से पूर्वांचल रेंज भी कह दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ना मेघालय के बारे में जानना शुरू करते हैं। मेघालय जो है, मेघालय 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पठार पढ़ाएंगे तो पठार में शिलोंग का पठार पढ़ाएंगे पूरा का पूरा। जो मेघालय राज्य है वो मेघालय राज्य शिलोंग के पठार पर है, और जो शिलोंग का पठार है उसमें गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। अब ये जो आप गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, दाफाबम, ये सब नाम पढ़ रहे हो ना, ये वहां की लोकल ट्राइब्स के नाम पे हैं। जो स्थानीय जनजातियां होती हैं, उन स्थानीय जनजातियों के नाम पे यहाँ पे पहाड़ियों के नाम रख दिए गए हैं। ऐसा ही होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में जहां बुंदेला लोग शासन किया करते थे वो बुंदेलखंड है, जहां बघेल लोग शासन किया करते थे वो बघेलखंड है, राजस्थान में जहां शेखावत लोगों का शासन था वो शेखावटी कहलाता है। वैसा ही है कि कोई भी जगह पर वहां के जो भी नाम होते हैं वो नाम ही वहां आसपास के लोगों के समुदाय के या फिर आसपास के लोगों के द्वारा कॉमनली एक्सेप्टेड भगवान के नाम पर रख दिए जाते हैं। ये एक बहुत कटु सत्य है जो जियोग्राफी में देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक और छोटे सा एग्जाम्पल बताऊं, कल हमारी आशुतोष सर की, साहिल मदान सर की चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के दौरान हम लोगों ने यह डिस्कस करना शुरू किया कि कोई भी नदी किसी दूसरी नदी की सहायक नदी कैसे कहला सकती है। तो पुराने समय से, वैदिक युग से या पुराणों के समय काल से जिन भी नामों को हम नदियों के पढ़ते आ रहे हैं,
उन नदियों में यदि कोई दूसरी नदी आकर के मिल जाए और दूसरी वाली नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो वो उसकी सहायक है। जैसे यमुना आती है 1376 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यमुना आकर के गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है और उसके बाद यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यमुना गंगा की सहायक हुई। और गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, और आम जनमानस में यह भावना भी है कि गंगा नदी का पानी एंटीबैक्टीरियल होता है, काफी दिनों तक रखने के बावजूद खराब नहीं होता है, गंगा जल को शुद्ध भी माना जाता है। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि धर्म संस्कृति में जुड़ता है, और जब धर्म संस्कृति के साथ जुड़ता है तो उस संस्कृति का एक बहुत अमिट और गहरा रंग हमारे ऊपर भी छूटता है। जनजातियों के साथ भी यही है। जो जनजातियां आज हजारों सालों से किसी एक जगह पर रह रही हैं, उन जनजातियों ने अपने नाम पर किसी पहाड़ का नाम रख लिया, और अपने नाम पर पहाड़ का नाम रखा तो वो पहाड़ का नाम उसी नाम से जाना जाएगा। फिर हम भी पढ़ेंगे तो उसी नाम से, जियोग्राफी भी उन्हें बताएगी तो उसी नाम से। सबको क्लियर हुआ ना दोस्तों? तो ये आपको मैं जो बेसिक सी बात बता रहे हैं, ये बेसिक सी बात यही कहना चाहती है कि किसी भी राज्य का कोई दिशा का हिस्सा पूर्वांचल कहला सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व में जो उत्तर प्रदेश का आंचल है वो पूर्वांचल है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो पश्चिमांचल है। उत्तर प्रदेश के उत्तर का जो हिस्सा है उसे उत्तरांचल कहते थे। उत्तरांचल 2006 में उत्तराखंड बना दिया गया। स्वाभाविक है कि दिशा और वहां पर रहने वाले लोग, इन दोनों के हिसाब से ही हम एक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको यह कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा कि सर इनके नाम ऐसे क्यों हैं। इनके नाम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वहां के रहने वाले लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं और उनकी संस्कृति ऐसी है। ठीक है। हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है ज्योग्राफी में, एंड देन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री में। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा, पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेघालय की पहाड़ियों के बारे में। देखो दोस्तों, जो मेघालय की पहाड़ियां हैं वो मेघालय के पठार को हम बाद में समझेंगे, फिलहाल मेघालय की पहाड़ियां समझ लो। मेघालय में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गारो, एक पहाड़ी है जिसका नाम है खासी, और एक पहाड़ी है जिसका नाम है जयंतिया, है ना। तो गारो, खासी और जयंतिया। आगे चल करके आपको बताएंगे कि खासी पहाड़ी पर ही चेरापूंजी और मासिम राम नाम की दो जगहें हैं। तो खासी पहाड़ी का जो पूर्वी हिस्सा है, उस पूर्वी हिस्से में चेरापूंजी और मासिम राम नाम की दो जगहें हैं। अभी जब हम पठार पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर करेंगे। पर फिलहाल ये सभी की सभी छोटी छोटी हिल्स हैं, ये पहाड़ियां हैं। ये कोई ना माउंटेन रेंज है, ना कोई बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जस्ट हिल्स हैं, ये पहाड़ियां हैं। जब मैं पहाड़ी कह रहा हूं तो पहाड़ी आप समझ सकते हैं कि मैं इस पूर्वांचल रेंज की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनके नाम आपको बता रहा हूं। चलिए अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए राज्यों के और भी पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियों में अगला राज्य जो हमारे पास है, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, उस राज्य का नाम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगला राज्य जो हमारे पास है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में प्रश्न परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी किस जगह पर है। तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं जिनमें से एक है जिसका नाम है डफला, ये वहां की जनजाति है डफला, उनके नाम पर। दूसरी है जिसका नाम है अबोर, तो अबोर पहाड़ी। तीसरी है जिसका नाम है मिश्मी, ये मिश्मी एक जनजाति है, उसके नाम पर पहाड़ियां हैं। चौथा है जिसका नाम है मीरी, तो मीरी पहाड़ी भी है। फिर पांचवी एक पहाड़ी है जिसे हम लोग कहते हैं दाफा बम, दाफा बम, तो दाफा बम है। और छठी एक पहाड़ी है जिसे हम लोग कहते हैं पटकाई बम। और अब इसके बारे में कंफ्यूजन ये है कि सर ये नागालैंड में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिए, मैक्सिमम हिस्सा नागालैंड में है, परंतु कुछ हिस्सा इसका अरुणाचल प्रदेश में भी है। क्लियर होगा ना? तो देखो दोस्तों,
ये जो पटकाई बम नाम की पहाड़ी है ये नागालैंड में भी है, और ये मान करके चलिए कि इसका 80% तो नागालैंड में ही है, और अरुणाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगहों पर। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े तो ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बाद अगली चर्चा जो हमारी होगी वो नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला है माफ कीजिएगा 1 मिनट, ज्यादा पेजेस ऐड हो गए हैं, इनको हटा देते हैं फिर उसके बाद। हाँ, चलिए अब जो अगला डिस्कशन है, अगला डिस्कशन ये है कि भाई अलग अलग जगह पर और कौन कौन सी अलग अलग पहाड़ियां हैं। सिर्फ राज्यों के नाम पूछे जाएंगे और पहाड़ियों के नाम पूछे जाएंगे, तो राज्य और पहाड़ियों के नाम याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नागालैंड पर। जो हमारा नागालैंड राज्य है, यहां पर नागा जनजाति है, इसलिए इसका नाम है नागालैंड। और नागालैंड में 2 पहाड़ियां जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनमें से एक है जिसका नाम है पटकाई बम, तो ये पटकाई बम पहाड़ी है, और दूसरा यहां पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नागा हिल्स। और आप सोचो कि यहां की जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों के नाम भी रखे गए हैं। जैसे अगर हम लोग नागालैंड के नीचे की तरफ आए तो नागालैंड के नीचे की तरफ आपको एक राज्य दिखता है जिसका नाम है मणिपुर। तो मणिपुर में मणिपुरी हिल्स है, मणिपुर की राजधानी है इंफाल, और मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी पहाड़ी। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए मणिपुर के राज्य पहचान के रूप में कौन सी जनजातियों को वहां पर जाना जाता है। तो यहां पे 2 जनजातियां हैं दोस्तों, एक तो मीती जनजाति है, दूसरा कुकी जनजाति है। आजकल मणिपुर में जो हिंसा फैली हुई है, उस हिंसा के पीछे भी इन जनजातियों के पीछे आरक्षण का एक मुद्दा शामिल है, जो मुख्यतः है उस हिंसा के पीछे की वजह बनी और बाद में फिर उसका राजनीतिकरण हो गया, है ना। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कौन से लोग वहां पर रहते हैं। तो जो मीटी लोग हैं, मीटे लोग वहां पर रहते हैं, मीती लोग मणिपुर में। चलिए अब मणिपुर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो मणिपुर से और आगे बढ़ते हुए हमें एक और चर्चा करनी पड़ेगी मिजो की। अब मिजो जो पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियों की खास बात यह है कि ये मिजोरम में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों का अगला राज्य है मिजोरम, और मिजोरम में जो मिजो पहाड़ी पाई जाती हैं, इनका पहले नाम हुआ करता था लुशई पहाड़ी। तो आज इनको मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्हें मिजो पहाड़ी कहते हैं हम। लेकिन पहले इनका नाम क्या हुआ करता था, तो याद रखिएगा, पहले इनको लुशई हिल्स के नाम से जाना जाता था, या लुशई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों, यहां ब्रैकेट में आप लुशई हिल्स भी याद रखिएगा, या लुशई पहाड़ी। ये प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक नए राज्य पर। नए राज्य पर मतलब कि एक और राज्य पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नाम है उस राज्य का त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य के अंदर बहुत सारी जगहें हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। 3 के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले है जिसका नाम है अथरामुरा, अथरामुरा पहाड़ी, ठीक है। अथरामुरा के बाद दूसरी है जिसको कहते हैं शंखन पहाड़ी, तो यह भी पूछा जाता है। और तीसरी है जिसे कहते हैं जम्पुई पहाड़ी। तो जम्पुई, शंखन और अथरामुरा, ये 3 पहाड़ियां त्रिपुरा के हिस्से में हैं, और त्रिपुरा का हिस्सा आप देख सकते हो। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राज्य है
जिसके उत्तर दिशा में भी बांग्लादेश, ये देखिए, जिसके पश्चिम दिशा में भी बांग्लादेश, ये देखिए, और तो और जिसके साउथ में भी बांग्लादेश ही है। तो उत्तर में बांग्लादेश, पश्चिम में बांग्लादेश और साउथ में बांग्लादेश, ये अगर किसी भी राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश है तो वो है त्रिपुरा, क्योंकि सिर्फ इसका ईस्ट डायरेक्शन है, जिसके ईस्ट में असम और मिजोरम है। क्लियर हुआ ना आपको, सभी लोगों को ये है ना? तो जो लोग भी त्रिपुरा के निवासी हैं वो त्रिपुरा वाले जानते होंगे, त्रिपुरा इज सराउंडेड, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। लिखिएगा हिंदी में इसको, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, पूर्व दिशा को छोड़ के। लिख लीजिए पॉइंट कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, पूर्व दिशा को छोड़ के, है ना? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, पूर्व दिशा को छोड़ के। ये आपने कॉपी पर लिख लिया है, बढ़िया किया है। अब दोस्तों एक और राज्य बचता है जिसका नाम है असम, और असम राज्य की चर्चा तो हम अभी करेंगे ही, क्योंकि असम राज्य ही रह गया है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे प्रमुख राज्य, जो सबसे पहले था और उसी से टूट टूट करके फिर बाकी सभी राज्यों का गठन हुआ, बाकी सभी राज्य बने हैं, तो उसका नाम असम ही है। आज भी सबसे महत्वपूर्ण शहर इस पूरे क्षेत्र का गुवाहाटी ही है। और अगर आप इतिहास पढ़ने जाओ तो इतिहास में असम राज्य कामरूप के नाम से जाना जाता था। वर्मन वंश वहां पे शासन किया करता था। फिर वर्मन वंश के बाद वहां पे अहोम आए, और अहोमों ने क्या शानदार शासन किया है असम के ऊपर। असम में और असम के आसपास वाले इस पूरे उत्तर पूर्व में अच्छा खासा प्रभाव रहा अहोमों का। अहोमों की तो त्रिपुरा के माणिक्य राजाओं से मित्रता भी रही। त्रिपुरा में माणिक्य वंश था, इस पूरे असम के क्षेत्र में अहोम वंश था, और अहोमों ने औरंगजेब तक को मार लगाई है। अहोम बहुत मजबूत शासक हुआ करते थे, तो इवन औरंगजेब भी अहोमों से वो युद्ध जीत नहीं पाया। और अगर आप कभी इतिहास पढ़ने जाओ तो आप लोगों ने शायद ही उस युद्ध का नाम सुना हो। 1671 में एक युद्ध हुआ था। अहोम के सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था लचित बोरफुकन। और मैं क्यों कह रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी में ये युद्ध लड़ा गया था। मुगल सेना को लचित बोरफुकन ने हराया, और लचित बोरफुकन आज भी भारत के नौसैनिक इतिहास के इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि जब भी भारत के इंडियन नेवल एकेडमी में कोई बेस्ट कैडेट होता है उसको लचित अवार्ड दिया जाता है भारत में। सरायघाट का युद्ध कहा जाता है इसे, है ना? तो लचित बोरफुकन के बारे में जरूर पढ़िएगा। अहोमों के बहुत अच्छे सेनापति हुआ करते थे ये। वेरी गुड अंशुमन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज उत्तर पूर्व हिमालय में क्या? उत्तर पूर्व हिमालय में है अब असम। इतिहास की कहानियां आप मुझसे सुनते रहोगे, क्योंकि इतिहास और भूगोल आपस में काफी जुड़े हुए हैं। हर जगह पर भूगोल का एक बहुत बड़ा योगदान है इतिहास बनाने में। अगर ब्रह्मपुत्र नदी, घाटियां और वहां के पहाड़ न होते तो शायद औरंगजेब की सेना से जीतना अहोमों के लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन अहोमों को सबसे ज्यादा फेवर करता है यहाँ का ज्योग्राफी। छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज बन पाए तो उसके पीछे वजह थी कि वो दक्षिण में थे। अगर वो जयपुर में होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन पाते, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक रूप से कोई प्रतिरक्षा तंत्र है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति पश्चिमी घाट के जंगलों में, पश्चिमी घाट के पहाड़ों में रहता है तो उसके पास नेचुरल डिफेंस मिलता है और वह आराम से अपनी सेना को संगठित कर सकता है, लोगों को सैनिक बना सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आगरा से महज 200 किलोमीटर दूर जयपुर में शासन कर रहा होगा तो उसके लिए आगरा से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज हम लोग इतिहास की विवेचना करते हुए ये कहते हैं कि जयपुर वालों ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी अकबर के साथ, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी बहन की शादी अकबर के साथ नहीं की। ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी। महाराणा प्रताप जिस धरा से आते हैं, जिस जमीन से आते हैं, उस जमीन में अरावली पर्वत बहुत बढ़िया तरीके से हैं और उसका ज्ञान मेवाड़ वालों को है। जयपुर जहां पर है वह आगरा से इतनी कम दूरी पर है कि आगरा वाला कोई भी व्यक्ति यदि आक्रमण करे तो पूरे जयपुर को नेस्तनाबूद कर दे। ज्योग्राफी है दोस्तों।
केवल और केवल ज्योग्राफी। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे चल करके अब हम लोग एक और डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। असम के अंदर जो महत्वपूर्ण 3 पहाड़ियां हैं, उनमें से एक है जिसका नाम है मिकिर पहाड़ी, दूसरा है जिसका नाम है रेंगमा पहाड़ी, रेंगमा, और तीसरी है जिसे कहा जाता है बराइल पहाड़ी। तो बराइल पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियों के नाम आप असम में याद रखिए, ये पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया सभी को यहां तक दोस्तों? अब आगे चला जाए, तो आगे चलते हुए हम लोग हिमालय को पूरा करके अब घुसते हैं थोड़ा सा भारत के एक ऐसे हिस्से की तरफ जो हिमालय से इतर है, हिमालय से अलग है, और हिमालय से अलग होने के साथ साथ दिल्ली से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है। ये जो मैप आप देख पा रहे हो, इसमें अरावली पर्वतों के बारे में लिखा है। और आइए आज अरावली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की जाए। अरावली उस भूमि को कहते हैं जिसका मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा में मतलब निकाला जाए तो अर्थ होता है चोटियों की रेखा। मतलब एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां हों। हालांकि जो लोकल भाषा है, उस लोकल भाषा में अरावली का मतलब चोटियों की रेखा होता है। हिंदी में अरावली जैसे किसी शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा में अरावली शब्द का उल्लेख मिलता है। तो वहां के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने पहाड़ को नाम दे दिया। जैसे विंध्य पर्वत श्रृंखला की बात करते हो, तो वहां के राजा विंध्य शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने वो नाम दे दिया, विंध्य पर्वत कहलाए। ऐसे ही लोगों द्वारा प्राचीन प्रचलित नाम ही हैं जो आजकल पहाड़ों के हैं, आजकल नदियों के हैं। याद रखिएगा, पहाड़ों और नदियों के नाम कोई रखता नहीं है। पहाड़ों और नदियों के नाम हम केवल सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से। हम अपने पूर्वजों से भी पूछेंगे ना कि बताइए हिमालय का नाम हिमालय किसने रखा, तो उनको भी नहीं पता होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं। आप भारत का नक्शा देखते हो, और भारत का नक्शा देखते हुए एक श्लोक है जो लिखा हुआ है विष्णु पुराण में। तो विष्णु पुराण का अध्याय 2 पढ़ोगे, श्लोक नंबर 3 है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। संस्कृत है, पल्ले नहीं पड़ेगी, पर इसका हिंदी मतलब बताता हूं। उत्तरम यत समुद्रस्य, यानी समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, हिमाद्री के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम नाम, हिमाद्री के दक्षिण दिशा में, और ओशियन के यानी समुद्र के उत्तर दिशा में जो जगह है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष कहते हैं, और इनकी संतानों को भारतीय कहा जाता है, भारतीय यत्र संतति। तो सोचिए आप, हिमाद्री का हिमालय नाम विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है, और विष्णु पुराण को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका हिस्टोरिकल टाइम पीरियड हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि यह मानना है कि जो युग हैं, उन युगों में भगवान की जो लीला रही है, उस भगवान की लीला को उन पुराणों में लिखा गया है, जो कि युग युग पुराने हैं। अब बताइए, है ना? इसलिए नाम के ऊपर कभी लड़ाई मत करना कि सर भारत का नाम भारत किसने रखा, है ना? इसका नाम आर्यावर्त किसने रखा? आर्य लोग आए तो आर्यावर्त हो गया। राजा भरत बड़े ही फेमस हुए तो उनके नाम पर भारत रख दिया गया। ये हमेशा होता रहा है। तो लड़ाई नहीं करनी है इसके पीछे कि क्यों नाम इतने सारे चेंज होते हैं। बहरहाल, हम लोग किस पर हैं? हम लोग हैं अरावली रेंजेस पर। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ये जो शब्द आया जिसका नाम है अरावली, अरावली रेंज या अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना? रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज का मतलब होता है जहां कई सारे पहाड़ हों, उसे रेंज कहते हैं, उसे पर्वतों की श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वत श्रृंखला या रेंज। अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताइएगा कि अरावली एक तो रेसिडुअल और दूसरा फोल्ड, दोनों तरह की पर्वत श्रृंखला है।
इसका मतलब यह है कि अरावली एक तो अवशिष्ट पर्वत है और अवशिष्ट होने के साथ साथ ये वलित पर्वत भी हैं। बहरहाल इनके बारे में मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। फिलहाल अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, आपको मिले कि अरावली किस तरह के पर्वत हैं, तो इन दोनों का ऑप्शन आपको साथ में दिखेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं आपको अरावली के बारे में एक खास बात बताता हूं, कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है। तो अरावली फैली हुई है दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है जिसको आप लोग शायद जानते होंगे या नाम भी सुना होगा, रायसीना हिल्स या रायसीना पहाड़ी। जितने भी भारत के प्रमुख मंत्रालय सचिवालय हैं वो सब के सब रायसीना पहाड़ी पर ही हैं। अच्छा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये बात आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वो वास्तव में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आने वाले 11 जिलों में से एक जिला है। एक बार फिर से सुनिए, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 11 जिले हैं और उन 11 जिलों में से एक जिला है नई दिल्ली। वो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ना ना, नई दिल्ली भारत की राजधानी है और वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है। अब आते हैं वापस से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी से लेकर के गुजरात के आबू तक। तो गुजरात की जो पालमपुर की पहाड़ियां हैं ना, वह आबू के आसपास की, वह इस पूरे के पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। तो आइए इसका भी नाम हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो दिल्ली में रायसीना हिल्स से लेकर के गुजरात तक का ये पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। और अब आप देखें, अगर दिल्ली से लेकर के गुजरात तक का देखेंगे तो लगभग 950 किलोमीटर का विस्तार है इस पूरे के पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला का। कितना है? तो याद रखिएगा, इसका टोटल जो विस्तार है, इसका टोटल विस्तार है लगभग 950 किलोमीटर, लगभग 950 किलोमीटर। देखिएगा ये दिल्ली है, दिल्ली से आप आगे की तरफ बढ़िए, दिल्ली से आप आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते ये गुजरात के बॉर्डर तक पहुंचेंगे। तो यहां है दिल्ली, दिल्ली, और ये वाला हिस्सा है गुजरात, दैट इज GUJARAT, गुजरात। अब अरावली में भी कुछ कुछ चीजें हैं खास हैं, तो अरावली की जो भी चीजें खास हैं वो मैं अभी आपको यहां पर बताते हुए चलता हूं। आपको जानने में मजा आएगा, अरावली की चीजें जानने में मजा आएगा। देखो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर वैसे तो बहुत सारे शहर हैं। बहुत सारे शहरों को कहने का मतलब यह है कि अरावली के अगर आप उत्तर दक्षिण की बात करो तो उत्तर में इसके दिल्ली और पंजाब वाला क्षेत्र है, अगर इसके दक्षिण की बात करो तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। लेकिन अगर आप अरावली के पूर्व और पश्चिम की बात करिए तो अरावली का ये जो पूर्वी हिस्सा है ना दोस्तों, ये पूर्वी हिस्सा वास्तव में मेवाड़ कहलाता है। पहले ये मेवाड़ की टेरिटरी कहलाता था, इसको मेवाड़ आज भी कहा जाता है, मेवाड़ प्लेटो, मेवाड़ पठार टाइप का एरिया है। और दूसरा है ना, दूसरा हिस्सा है अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, और अरावली के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसको मारवाड़ कहते हैं। आप देखिए डायरेक्शन इसका वेस्ट वाला डायरेक्शन है, तो अब आप दिशा भी समझ गए होंगे। अरावली के पूर्व वाला हिस्सा मेवाड़, अरावली के पश्चिम वाला हिस्सा मारवाड़। और ये जो अरावली की पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की पूरी कहानी है, इस कहानी के बीच में मैं आपको पूरा एक लेखा जोखा देता हूं। मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाला एक दर्रा भी है जिसे गोरान घाट दर्रा कहते हैं। मतलब अगर आप मेवाड़ से मारवाड़ जाना चाहते हो तो एक नैरो गैप है, दो पहाड़ों के बीच में गहरा संकरा सा गैप है जिसे गोरान घाट दर्रा कहते हैं। तो मैं आपको दो बातें यहां पर लिख करके बता देता हूं। सबसे पहले, अरावली रेंज में यानी अरावली की पर्वत श्रृंखला पर जो गोरान घाट दर्रा है, गोरान घाट पास, ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। गोरान घाट दर्रा, याद रखिएगा, कनेक्ट्स मेवाड़ एंड
मारवाड़ या मारवाड़ कहते थे इसको। तो मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है। और दूसरा, अच्छा ये गोरान घाट जो दर्रा है दोस्तों, इसको ना वहां की स्थानीय भाषा में कई बार गोरम घाट दर्रा भी कहते हैं। तो इसको ना गोरम एक शब्द आता है, इसे गोरान घाट भी कहा जाता है, और मेवाड़ की और मारवाड़ की जो स्थानीय भाषा है वहां पर इसको गोरम घाट भी कहते हैं। तो कई बार ये लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गोरम घाट। फिर आप ये मत सोचिएगा गोरान घाट अलग है गोरम घाट अलग है। मैंने कहा ना स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज भी असम में चले जाइए तो असम के लोग असम को असम नहीं बोलते, असम के लोग असोम बोलते हैं, और असोम कहते हैं कि वो अहोमों की वजह से ही आया। और वहां अगर आप अभी भी वहां के शब्दों को सुनिए जो असम के बोली जाने वाली हिंदी है, आप हिमंत बिश्व शर्मा जी को कभी सुनिए जो कि वहां के सीएम हैं, तो वो चा को सा ही बोलते हैं। तो कई जगह ये सा शब्द आता है। ठीक है, अभी ये देखो आगे बताता हूं मैं आपको। गोरम घाट दर्रे के अलावा एक और दर्रा भी है जो इस पूरे पहाड़ का बड़ा फेमस दर्रा है, उसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी दर्रा। और आप लोगों ने वैसे तो हल्दी घाटी का नाम ऐसे भी सुन रखा होगा, सुना है या नहीं सुना है? हल्दी घाटी दर्रा दो शहरों को जोड़ता है, एक शहर है अजमेर और दूसरा शहर है उदयपुर। तो अजमेर से उदयपुर की तरफ आए या उदयपुर से अजमेर की तरफ जाएं तो ये हल्दी घाटी नाम का दर्रा आता है। तो अजमेर एंड उदयपुर, यहां पर एक युद्ध हुआ था जो इतिहास का बहुत चर्चित युद्ध है, अजमेर व उदयपुर। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को। अब है ना, एक स्टूडेंट है सनी, वो कह रहे हैं कि सर देसुरी में है, जगह है कई सारी, देसुरी है, दिवेर है, देवल है, और एक और है जिसका नाम दा से ही है, वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, पर कोई बात नहीं। देसुरी, देवल, दिवेर ये सब वही जगह हैं जो इस पूरे के पूरे अरावली के अजमेर से उदयपुर वाले रूट में है। आप में से जो राजस्थान के होंगे वो जानते होंगे। राजस्थान मतलब मेरी तो जियोग्राफी हालांकि ठीक ठाक है भारत के मामले में, लेकिन फिर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखिए। अजमेर और उदयपुर को जोड़ने वाला ये हल्दी घाटी का दर्रा, और हल्दी घाटी के दर्रे में, हल्दी घाटी का दर्रा इसलिए भी फेमस है, देखो दोस्तों जियोग्राफी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। जब हल्दी घाटी के युद्ध की भूमिका रची जा रही थी उस समय पर अकबर अजमेर में ही मौजूद था, और अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की भूमिका अजमेर में बनाई और अजमेर से एक सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था मान सिंह। और मान सिंह अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद उदयपुर की सेनाएं उनको बीच में आके मिलती हैं, और उस जगह का नाम था हल्दी घाटी दर्रा। समझे आप? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना कि अकबर की बनाई हुई योजना कहां है, अजमेर में। अजमेर से जब अकबर की सेना चलेगी तो इधर से उदयपुर की सेना चलेगी, और उदयपुर और अकबर की सेना मिली कहां पे, हल्दी घाटी के दर्रे पे। और हल्दी घाटी का दर्रा इसलिए क्योंकि मेवाड़ वालों को पता रहा होगा कि उनकी सेना कम है, इसलिए उन्होंने हल्दी घाटी में युद्ध किया। युद्ध जब भी होंगे, इतिहास जब भी पढ़ोगे, जियोग्राफी आपकी हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, है ना। तो जियोग्राफी क्यों रोल प्ले करती है? क्योंकि मेवाड़ को लगा होगा कि अगर हम हल्दी घाटी दर्रे के आसपास वाले एरिया में युद्ध करेंगे तो वहां के जंगल हम जानते हैं लेकिन मुगल नहीं जानते, और यही कारण है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर नहीं जीत पाया। क्योंकि अकबर अगर हल्दी घाटी का युद्ध जीतता तो अकबर का अधिकार हो जाता उदयपुर पर, महाराणा प्रताप को संधि करनी पड़ती या महाराणा प्रताप को पकड़ के मार दिया जाता, पर ऐसी कोई स्थिति ही नहीं हुई, तो अकबर का अधिकार नहीं हो पाया, अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जीता। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां से आगे चल करके कुछ और कहानियां हमारे नजदीक आएंगी जिनको हम लोग जानेंगे। अरावली के रेंज में ही आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण शहर हो जाएगा। ये उदयपुर के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये बताइए उदयपुर को कौन से शहर के रूप में जाना जाता है। तो एक तो इसको व्हाइट सिटी कहते हैं, सफेद शहर, और दूसरा इसको कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स। इसे क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। झीलों का शहर वैसे दो हैं भारत में, एक तो ये है उदयपुर,
दूसरा सिटी ऑफ लेक्स है भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है भारत में? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, एक और है झीलों का शहर, उसको कैसे भूल सकते हैं? केरल में एक शहर है जिसको कहते हैं अलापुझा। और अलापुझा जो शहर है ना, अलापुझा शहर केरल का है, वो है केरल में जिसको झीलों का शहर कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं, सफेद शहर कह लो, झीलों का शहर कह लो, उदयपुर के पास एक और टाइटल है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अलापुझा को भी पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का वेनिस मतलब वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट, ये भी टाइटल उदयपुर के पास में है। कभी आपसे पूछ दिया जाए ना, इटली का ये वेनिस शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है वेनिस शहर, और वो वेनिस शहर का टाइटल उदयपुर को भी दिया गया क्योंकि उदयपुर भी बेहद खूबसूरत है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, एक और शहर है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं झीलों के शहर के रूप में, उसका नाम है नैनीताल। पर नैनीताल शहर नहीं है, नैनीताल पूरे जिले की बात की जाए, क्योंकि नैनीताल का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पे एक नैनी झील है। पर नैनी झील के अलावा जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है जहां पर नैनीताल जिला है, उस नैनीताल जिले में भीमताल भी है, उसी नैनीताल जिले में सतताल भी है। तो सतताल, भीमताल, नैनीताल, ये सारे के सारे ताल हैं कहां? कुमाऊं के नैनीताल में ही। तो नैनीताल जिले को कई बार झीलों वाला जिला कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा सभी को? ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं क्या मैं? मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग थोड़ा हल्का हल्का पढ़ते हैं। चलिए तो फिर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान होने लगते हैं। देखो उदयपुर में कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं। सबसे पहले उदयपुर का जो सिटी पैलेस है वो पिचोला झील पर बना हुआ है, तो लेक पिचोला, पिचोला झील। दूसरी झील है जो कि उदयपुर के अंदर ही है, उदयपुर की उस झील को कहा जाता है दोस्तों फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है जयसमंद झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ध्यान से सुनना है आपको, भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? तो भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, भारत में दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पहली कौन सी है मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा रिवर सिस्टम पढ़ाते समय, लेकिन जयसमंद झील के बारे में याद है। और जयसमंद झील को पुराने समय में धेबर झील के नाम से जाना जाता था, इसे धेबर लेक कहते थे, धेबर झील। अब इसका नाम चेंज हुआ है, जयसमंद झील हो गया है। तो धेबर नाम से थी और जय महाराणा जय सिंह यहाँ के कोई शासक हुआ करते थे जिनके नाम पर शायद ये नाम रखा गया होगा। और एक बात और बता देता हूं, उदयपुर के पास में ही एक और झील है जो कि उदयपुर जिले में नहीं है परंतु राजसमंद झील भी उसे कहा जाता है। तो राजसमंद लेक, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील ये कहां है? तो ये राजसमंद में है, ये उदयपुर में नहीं है। राजसमंद राजस्थान, ये आप लोगों को याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद इंपॉर्टेंट भी। अब आगे चलें, तो आगे चलते हुए हम लोग एक और अभी जो इसके बारे में चर्चा होने वाली है उस चर्चा पर घुसेंगे। देखो दोस्त, चर्चा तो मैं ये करने वाला था कुल मिलाकर के कि जब भी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब हम और नीचे गुजरात के बॉर्डर की तरफ जाते हैं, तो गुजरात के बॉर्डर पर क्या खास है? तो गुजरात के बॉर्डर पर जो खास है उसमें से सबसे पहला शब्द आएगा राजस्थान का सिरोही जिला। अब आप सोचोगे सर वहां क्यों ले चल रहे हो? ले चलूंगा। राजस्थान, कौन सा जिला कहा मैंने?
सिरोही जिला। तो ये वाला जो हिस्सा है ना राजस्थान का, ये वाला, ये सिरोही जिला ही है। इसका बॉर्डर गुजरात के साथ लगता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसका बॉर्डर गुजरात के साथ लगता है। तो जैसे गुजरात के जिले हैं बनासकाठा, पालमपुर, इन सब के बॉर्डर्स ऊपर की तरफ राजस्थान के साथ लगते हैं, उदयपुर के साथ। उदयपुर के अलावा और किसके साथ लगते हैं? तो यही सब सिरोही वगैरह के साथ लगते हैं। राजस्थान वाले खुश हो गए राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ के, है ना? सिरोही राजस्थान। चलिए, तो सिरोही राजस्थान में एक जगह है, एक हिल स्टेशन है, जिस हिल स्टेशन का नाम है माउंट आबू। माउंट आबू। अच्छा, इसको आबू क्यों कहा जाता है? इसको आबू पर्वत कहा जाता था। तो ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कहा व्हाट इज दिस आबू? तो लोगों ने कहा आबू इज अ माउंटेन। कहता ओके माउंट आबू। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है भाई, तुमसे जो बोलते बन रहा वही बोल लो, बिकॉज अंग्रेजों को हिंदी बोलनी आती नहीं थी। अंग्रेजों ने ही हिंदी का सबसे बड़ा कबाड़ा किया है। अगर आप कहीं पर भी खराब नाम देखते हो, जैसे लखनऊ, तो लखनऊ का नाम वैसे हिंदी में लखनऊ है, लेकिन अगर आप उसकी स्पेलिंग देखोगे तो अंग्रेजों ने उसका कबाड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि LUCKNOW, लखनऊ। अब सोचो, अंग्रेजों को लखनऊ कहना आता नहीं था, क्योंकि उसमें खा के नीचे भी बिंदी आ रही है। अगर बोलने पे जाएं तो, वैसे नहीं आती लिखने में, लेकिन लखनऊ उर्दू और हिंदी का मिक्सचर, ये शब्द उन्हें लगा ये लखनऊ है, तो उन्होंने लक किया और नाव किया, लखनऊ। तो अंग्रेजों ने कबाड़ा किया हमारे शहरों के नामों का। खैर, हम माउंट आबू पे चल रहे हैं। तो माउंट आबू एक हिल स्टेशन है। माउंट आबू पे एक बहुत अच्छी सी झील है जिसका नाम है नक्की लेक। इसका क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखिएगा, नक्की झील। पूछा हुआ है प्रश्न परीक्षा में कि नक्की झील कहां पर है, तो माउंट आबू पे ही है। माउंट आबू में एक बहुत खूबसूरत जैन मंदिर है दोस्तों, जिसको कहा जाता है देलवाड़ा जैन मंदिर। ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, देलवाड़ा जैन मंदिर। ये माउंट आबू पर ही है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया था। इस मंदिर को बनाने का आदेश दिया था सोलंकी राजपूत राजाओं ने, जो कि गुजरात से, पाटन से शासन किया करते थे। फिर सोलंकी राजपूत राजाओं के मंत्री विमल शाह ने इस मंदिर को बनवाया, और एक वास्तुकार हुआ करते थे, जो डिजाइनर थे इनके, उनका नाम था वास्तुपाल। तो वास्तुपाल की डिजाइन, विमल शाह द्वारा कंस्ट्रक्शन, और ऑर्डर दिया गया सोलंकी राजाओं द्वारा। इस तरह से तीन लोगों ने मिला करके फाइनली 24 तीर्थंकरों का ये देलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया है। इसको बहुत सारे लोग दिलवाड़ा कहते हैं। ये दिलवाड़ा नहीं है, ये देलवाड़ा है। अगर आप कभी जाओगे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, तो वहां पर आपको ऐसे नाम मिलते हैं, जैसे केलवाड़ा। तो केलवाड़ा एक नाम है जहां पे कुंभलगढ़ का किला है, वो किलवाड़ा नहीं है, केलवाड़ा है। ऐसे ही राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में ये दिलवाड़ा ना होकर के देलवाड़ा है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलें। तो आगे चलते हुए देलवाड़ा जैन मंदिर की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देलवाड़ा जैन मंदिर की चर्चा से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमें एक और जानकारी मिलती है, वो है गुरु शिखर चोटी। वो भी इसी माउंट आबू पर ही है। नाम है उसका गुरु शिखर चोटी, और ये गुरु शिखर चोटी 1722 मीटर ऊंची है। तो मैं यहां पर हमेशा एक जानकारी के रूप में आपके लिए बहुत शानदार जानकारी मुहैया करवाता हूं। वो ये है कि जब भी आप कभी माउंट आबू घूमने जाइएगा, हमेशा ये देखिए कि समय हो जुलाई अगस्त का, बड़ा मजा आएगा आपको घूमने में। दूसरा, जब माउंट आबू में आप घूमने के लिए जाएं, तो उस समय पर जब आप गुरु शिखर की चोटी चढ़ने जाएंगे, तो गुरु शिखर की चोटी में टॉप पे जब पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी होगी, तो सामने आपको एयरफोर्स का एक रडार स्टेशन दिखेगा। लेकिन जो गुरु शिखर की चोटी है, उसमें सबसे ऊपर भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ है। आप लोग दर्शन करने के लिए तो जाएंगे ही, और जब आप भगवान शिव का मंदिर का दर्शन करने के लिए सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं, तो लगभग 15-20 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाएं हाथ में एक बहुत बड़ी सी शॉप है, बहुत बड़ी सी दुकान है। और वो जो बहुत बड़ी सी दुकान है, उस दुकान में रबड़ी मिलती है भाई। इस दुनिया की सबसे शानदार रबड़ी आपको अगर कहीं मिलेगी,
तो माउंट आबू पे ही मिलेगी, और जहां पे मैंने दुकान की लोकेशन बताई वहां पे आप खा के आइए और उससे कहिएगा थोड़ा शक्कर कम रखे। आपको मजा ना आए तो फिर बताइएगा। मैं ये भी नहीं कह सकता मजा ना आए तो पैसे वापस, वरना पता चले कि आप लोगों में से कोई घूमने जाए ना जाए मुझसे पैसे अलग मांगने लग जाए। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे गुरशिखर चोटी से आगे बढ़ने के बाद हम लोग राजस्थान की इस अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग चीजें जान चुके हैं। कुछ और शहर हैं जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही आते हैं, जैसे कि जयपुर एक शहर है, उसको गुलाबी शहर कहते हैं, वो भी राजस्थान की अरावली पे ही है। एक और शहर है रणथंबोर। रणथंबोर शहर नहीं है, रणथंबोर का तो किला है। बेसिकली शहर का नाम है शायद सवाई माधोपुर जिला। तो सवाई माधोपुर शहर है जिसके अंदर रणथंबोर का किला है। तो ये सब खूबसूरत सी जगहें हैं जो मौजूद हैं। राजस्थान में ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को, यही पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि सर एक बात बताइए, आरआरबी में जियोग्राफी आएगा क्या? सर ये एनवीएस में जियोग्राफी आएगा क्या? सर ये एसएससी में आएगा क्या? अरे बाबू, अगर आप तैयारी करने आए हो और आप ये तक नहीं जानते कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो आप किस बात की तैयारी कर रहे हो यार? आप एक काम करो, आप लोग ना जल्दी से चुल्लू भर पानी में से नाक डुबा के रखो 1 मिनट तक, कोशिश करो तो। भाई साहब, किस लेवल पे आप लोग पढ़ाई करने आ जाते हो? क्या एक बात बताइए, अगर मुझे जूते खरीदने हो तो मुझे ये ना पता होगा कि मेरे पैरों का नंबर कितना है, कितने नंबर के जूते मुझे लगते हैं? तो भाई साहब, सबसे पहले आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जाएं और सबसे पहले ये चेक करें कि आपका सिलेबस क्या है। और मैं बता दूं, हर एग्जाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है, हर एग्जाम में जीके पूछा जाता है, और मैं आपको ज्योग्राफी से ज्यादा जीके पढ़ा रहा हूं। जियोग्राफी मिक्स जीके पढ़ाता हूं। मैं आपको अहोमों के बारे में बताता हूं। तो अगर आपसे कल को पूछ दिया जाए कि भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था, तो आप कहोगे कि हाँ सर, असम बताए थे, ज्योग्राफी वाले सर बताए थे। हिस्ट्री वाले सर की जगह ज्योग्राफी वाले सर की बात याद आ जाएगी, है ना? तो आप लोग जा करके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस अपने अपने एग्जाम का देखो, उसमें सब में जियोग्राफी और जीके के फैक्ट पूछे जाते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब आप पढ़ाई करिए, और हमारे बैच में आने के बाद कभी मत पूछा करिए कि सर क्या ये हमारे एग्जाम में आएगा। अरे हमें क्या पता, कल को ना आए तो आप हमारा गला पकड़ लो। आप कहे तो नवदीप सर ने बोला था परीक्षा में आएगा, ये तो आया नहीं यार, नवदीप सर हम आपकी हत्या करना चाहते हैं। नहीं भैया, आपके एग्जाम में सिलेबस में ज्योग्राफी है। सभी के एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बैंक को छोड़ करके कि जहां ज्योग्राफी ना हो। हर जगह ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। ठीक है, हाँ, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं जल्दी से, फटाफट डाउट पूछिए। देखो, शुभदाता सुमन ने कहा अहोम वाला क्वेश्चन पूछा था एमटीएस में, पूछता ही है। मैं आपको फालतू बातें नहीं बता रहा, मैं आपको एकदम फैक्ट टू फैक्ट जो बातें हैं वो। अभी विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ों को पढ़ना है, और उसके बाद बहुत सारी और भी पढ़ाई करनी है। हो सकता है आपकी सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगे, कल मैं आपको बता दूंगा कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे होगी। टॉपिक भले 9 घंटे में पूरा हो, 4 घंटे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको जान करके मजा आएगा। ठीक है, आपके डाउट क्या है वो बताइए फटाफट। हाँ, मोहित कुमार कह रहे हैं एसएससी एमटीएस के जियोग्राफी का पीवाईक्यू कब करेंगे? आप करिए ना अपने से पीवाईक्यू, आप ढूंढिए गूगल में कहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो मैंने पढ़ाया है क्या उससे आपके पीवाईक्यू हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जब आप अपने पीवाईक्यू ढूंढेंगे, हल करेंगे, और उसके बाद कोई डाउट आएगा हमसे पूछेंगे, तब ना हम आपको हेल्प करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक थाली हम अच्छी से सजाएंगे और उस थाली में पीवाईक्यू रखेंगे, एमसीक्यू रखेंगे, उस थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में कंटेंट, ये सब कुछ लगा करके आपको देंगे और आप बस उसको पढ़ के चले जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? ऐसा नहीं होता बाबू। न हम सफर न किसी हम नशीं से निकलेगा, ये हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। हमको नहीं पता कि आपको कितना आता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सर हमने ये पढ़ा, हमको यहाँ यहाँ डाउट आया, प्लीज सर ये डाउट बता दीजिए। ये है ना हमारा काम, आपका डाउट एक्सप्लेन करना। बताओ, हमारा काम यही है ना, आपका डाउट बताना। आप डाउट तो पूछो कि सर हमने ये पढ़ा, उसमें ये चीज समझ में नहीं आई। हम कहेंगे ठीक है बाबू, वो या तो आगे पढ़ा रहे होंगे हम, या पढ़ाने वाले होंगे,
और या तो फिर अभी बता देंगे। ठीक है, हाँ, शिखा का बढ़िया एटीट्यूड है, वो कह रही है कि सर हमें पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है धीरज कुमार पांडे का, वो कह रहा है कि अफराल ट्रायंगल क्या है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप वास्तव में इसकी स्पेलिंग सही लिख रहे हैं? अगर आप इसकी स्पेलिंग सही लिख रहे हैं तो बताइए फिर कि, है ना, विच ओशियन इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ ओशियन इन दिस वर्ल्ड, कौन सा ये है, अफराल क्या है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हमारे सतह के लगभग 100 किलोमीटर नीचे एक ऐसे महासागर की खोज हुई है जो कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद जल से भी ज्यादा है। तो भाई साहब वो महासागर नहीं है, भूमिगत जल वैसे भी हमारे सतही जल से ज्यादा ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, भूमिगत जल ज्यादा ही होगा। तो ज्यादा ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं, मैं अभी हाल ही में इसके बारे में रिसर्च के बारे में पढ़ रहा था। हालांकि एक बार मैंने इसके 2022 में भी कुछ पढ़ा था इसके बारे में, बट उस समय तो नहीं इतना कुछ खास आया था। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपका जहां पे लेक्चर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, उसी लेक्चर डाउनलोड करने के नीचे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन करने का बहुत शौक है तो कम से कम पहले टॉपिक पूरा हो जाने दीजिए, नहीं टॉपिक पूरा होने का सब्र है तो आप देखिए क्वेश्चन ये लास्ट में लगे हुए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन से फॉलोइंग राज्यों में से नहीं गुजरती? आंसर है इसका डी, अगली स्लाइड पर। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए आंसर, ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए आंसर, क्वेश्चन आंसर स्लाइड बाय स्लाइड लगे हुए हैं, कम से कम 20 25 30 35 क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं, आप हल करते रहिए। 130 हैं टोटल स्लाइड्स, आप हल कीजिए। आप ही के लिए क्वेश्चन रखे हैं हमने, कोई अलग से नहीं है, पर मेरा काम है आपको थ्योरी पढ़ाना। ठीक है शैलेंद्र सिंह, आपको इसी लेक्चर के ऊपर ही सारी की सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए और भी जो है, पीहू बेबी कह रही है कि हमको मॉक टेस्ट प्रोवाइड क्यों नहीं करवाए हैं बैच में। देखिए जब आपने बैच परचेज किया होगा तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शन में ना चूज कर पाना आपकी गलती है। अब आप हमको क्यों बोल रहे हो कि आपको बैच में मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिए हैं? अगर आपने महापैक लिया होगा उसमें मॉक टेस्ट रहे होंगे, आप इसमें हमको तो नहीं कह सकते ना कि इसमें मॉक टेस्ट नहीं थे। देखो अगर आप लोग सच में हमसे पढ़ना चाहते हो तो हम आपको दिल से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे जैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ यही है ना कि एमसीक्यूज करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मैं सही बता रहा हूं, को पता भी नहीं चलेगा जियोग्राफी कब खत्म हो गई, मेरा विश्वास मान लो। अगर मजा लेना चाहते हो तो मजा दे दूंगा, बकायदे मजा भी आ जाएगा, वाह वाह वाह, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ना हल होंगे एक। और अगर पढ़ना चाहते हो ढंग से, जितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो उतना डिटेल में पढ़ो। हमारे साथ भवानी सर भी हैं, राजस्थान से ही हमारे भवानी सर। देखिए सर राजस्थान ही पढ़ा रहे थे आज आपका, मतलब वास्तव में अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे, ये दिल्ली से लेकर के यहाँ से यहाँ तक फैली हुई, ये सब इनको डिस्कस करके बता रहे थे, झीलों का शहर, ये वो जो फैक्ट पूछा जाता है परीक्षाओं में उनके बारे में चर्चा करते। ठीक है भाई, हिमाद्रिका नामचा बारवा, तुलसा चौधरी बताए हैं हम आपको। चलिए फिर तो थ्योरी समझ जाइए, थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज करते रहिएगा। कह रहे हैं कि कम से कम 20-25 क्लासेस पहले नवदीप सर को पढ़ा लेने दो, उसके बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, काज ब्याह भी हो जाएगा। हम ही कह रहे हैं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। नहीं तो जिस दिन लड़की पूछ ली ना नवदीप सर की ज्योग्राफी क्लास किए थे, उस दिन आप जब जवाब ना दे पाओगे, समझ लो काज ब्याह में भी दिक्कत आ जाएगी। सब गनबरक उनबरक सब हम ही बैठाते हैं यहीं से। चलो थैंक यू सो मच।